हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2021। आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप सभी लोग जैसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए और आप सभी लोगों को सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ आज हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। आज एपिसोड 26 है वीकली करंट अफेयर्स का, और इसमें जो है वो 1 तारीख तक की यानी 1 जनवरी तक के करंट अफेयर्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो एनालिसिस चल रही थी वो भी चल रही है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है आपके वो रुके हुए हैं, तो इसलिए जैसे ही वो शिफ्ट शुरू होती है, आपकी एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं, हम फिर से उसको एनालिसिस को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ जो फैक्ट हैं और कुछ करंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले डीआरडीओ की आकाश की जो वेब वो है मिसाइल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आईसीसी ने एक आप एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारे अवार्ड एक तरह से दिए हैं बहुत सारे क्रिकेटरों को। और एक उन्होंने 10 साल की, अगर उनसे बोल मतलब आप ये समझिए कि एक तरह से अगर बोर्ड से बोला जाए कि 10 साल के लिए अगर किसी टीम को बनाओ तो उसमें किस तरह से अवार्ड बांटे जाएंगे, उनको उन्होंने बांटे हैं, तो उनको भी बताएंगे हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडिया विंस 4 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड्स। 4 अवार्ड्स मिले हैं उसको, इंडिया को यूनेस्को की तरफ से, वो बताएंगे। अभी हॉट एयर बलून सफारी शुरू हुई है, कहाँ शुरू हुई है और कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हम आपको बताएंगे। दूसरी, लोकोमोटिव रेल इंजन जो है वो लॉन्च हुआ है और 12,000 हॉर्स पावर का, और ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए, वो बताएंगे हम आपको। साथ ही डीआरडीओ ने अभी, ये आपको दिख रहा होगा कंटेनर, ये जो है वो लॉन्च किया है। क्या है ये कंटेनर, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और भारत की सबसे कम उम्र की, एक तरह से आप बोल सकते हैं कम उम्र की मेयर बनी है, और वो कहाँ की बनी है ये हम आपको बताएंगे। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज एक मोटिवेशनल क्वाइट जो कोट है एक, मैं वो आपके सामने लाया हूँ, और इसको पढ़िए। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एक तरह से आप ये समझ के चलिए, शिक्षा जो है आपकी एक तरह का पासपोर्ट है। पासपोर्ट क्या होता है, आपको जो फॉरेन कंट्रीज़ में घूमने का एक तरह से आपको, आप ये बोल सकता है कि हाँ हम फॉरेन कंट्री घुस जाते हैं। तो एक तरह से आप ये समझिए कि शिक्षा आपका वो एक औजार है, ये एक हथियार है। आप ये समझ सकते हैं कि वो आपको, आप जिन चीज़ों को सपने में सोच सकते हैं, आपको वो चीज़ें सारी शिक्षा दिलवा सकती है। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे को ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। अभी इसके लिए पूरा सेटअप नहीं हुआ है, और इन्होंने ऐसे ही मतलब ऐसे ही नहीं मतलब स्टेटमेंट दिया है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। लिथियम आज से आपको कुछ याद आया आ रहा होगा कि लिथियम आयन की हमारी मोबाइल की बैटरी होती है। अभी हम जिस मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, उन सभी में लिथियम आयन की बैटरी होती है। और वो लिथियम की रिफाइनरी जो है वो गुजरात में स्थापित की जाएगी। ठीक है, और गुजरात में एक तरह से ये समझिए कि लिथियम हमारे पास बहुत कम भंडार है लिथियम के। ठीक है, और भारत में तो लिथियम कहाँ से आएगी, तो लिथियम आएगी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया, इन 2 कंट्रीज से लिथियम आएगी और उसको रिफाइन किया जाएगा, मतलब अशुद्ध रूप से आएगी और उसको रिफाइन करा जाएगा। तो इसी रिफाइन करने में रिफाइनरी, इसी की रिफाइनरी जो है वो गुजरात में इस्टेब्लिश की जा रही है, स्थापित की जानी है। ठीक है, अच्छा। गुजरात में इसका टेंडर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यह कौन रिफाइन करेगा, तो मणिकरण, मणिकरण नाम की एक कंपनी है, मणिकरण पावर लिमिटेड। एक सेकेंड, पावर लिमिटेड, मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी है जो रिफाइन करेगी किसको, ये लिथियम जो आएगा आपका अशुद्ध रूप से। ठीक है, चलिए। और बोलीविया मैं आपको बता दूं, बोलीविया आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जहाँ पे इसके भंडारण है लिथियम के, तो वहाँ से लिथियम आएगी। ठीक है, और इसको मणिकरण पावर लिमिटेड ने बताया है कि इसको रिफाइनरी को इस्टेब्लिश करने में 1,000 करोड़ का खर्चा है। उन्होंने एक छोटी सी लागत बताई 1,000 करोड़ की। ठीक है, और इसमें ये एक तरह से ये देखिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है किसको, मणिकरण पावर लिमिटेड को, रिफाइनरी स्थापित करने के लिए। ठीक है, रिफाइनरी को लिथियम एस को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाना है, और भारत में लिथियम आयन का उत्पादन करने के लिए नेओ मेल्टेस एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है और मणिकरण ने समझौता किया। मतलब मणिकरण और एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है, ये दोनों मिलके ये काम को अंजाम देंगे। तो अगर आपसे बस इतना पूछेगा कि जो हाल ही में लिथियम आयन रिफाइनरी
मतलब जो स्थापित की जानी है वो कहाँ स्थापित की जानी है, तो आप गुजरात में वो नॉर्मली क्वेश्चन दे दोगे। ठीक है, चलिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर में अवैध कब्जेदारी की सूची में नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन का नाम आमने से विवाद आया। ये इतनी खास न्यूज़ नहीं है, बस मैं इसलिए आपको लेके आया हूँ कि अमृत सेन को इकोनॉमी मतलब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता। देखिए, अमृत सेन को कभी भी आया कि अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में, किस में, इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल मिला था। कब मिला था? 1993। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अच्छा इकोनॉमिक्स का ऐसा इन्होंने क्या किया था जिसके लिए इनको नोबेल मिला था, तो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, लास्ट वीडियो या उससे एक पहले वीक वाली वीडियो रही होगी, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था। इंडिया की रैंक 131 थी शायद इसमें, है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस बार रैंक कितनी, हाँ 131 ही थी, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में 129 थी इसकी रैंक, और ये गिरी है रैंक, तो इसलिए 131 थी, मेरे को याद आ गया। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला था वो इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को का जो मेथड था वो ये लेके आए थे ये। और पाकिस्तान के एक महबूब महबूब अल हक करके एक वो भी मतलब इसी शायद इसी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से थे, तो इनने मतलब महबूब अल हक ने और अमृत सेन ने, इन दोनों लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मॉडल था वो लेके आए थे, और इन्हीं की वजह से, इसी मॉडल की वजह से इनको ये इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था 1993 में। ओके, डन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अमृत सेन का नाम कैसे ये नाम पड़ा? ये अमृत सेन का पूरा नाम अमृत सेन नहीं है, ठीक है। तो इनका नाम अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि अमृत सेन का नाम किसने दिया, अमृत सेन को अमृत नाम किसने दिया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको ये नाम दिया था। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आपसे और बन जाता है कि अगर पूछता है आपसे विश्व भारती विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, क्योंकि भाई इनके चर्चा में आए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये बीरभूम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ठीक है, चलिए, इतना था इम्पॉर्टेंट, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था। चलिए, भारत में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन दिल्ली की 38 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर किया जाएगा क्या हो गया है। ठीक है, तो अगर आपसे बस इतना सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है चालक रहित मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई हाल ही में, तो दिल्ली के अंदर चलाई गई। ठीक है, और ये थोड़ा सा कंटेंट है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड सरकार ने, एक सेकेंड, ये नीचे स्लाइड हो गया है। झारखंड सरकार ने, आई एम सो सॉरी, स्लाइड हो रहा है, यस। झारखंड सरकार ने 9 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ़ी की योजना जारी की है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के 50,000 तक के ऋण को माफ़ किया है, यानी लोन को माफ़ किया है, तो वो झारखंड सरकार है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये अगर आप पहचानते होंगे, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और अभी ये जीत के आए हुए हैं। आप इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप कमेंट करते ही नहीं हो। पहली बात तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और वीडियो को कमेंट नहीं करते हो। वीडियो पे कमेंट किया करो भाई, लाइक किया करो, मेरे को मोटिवेटेड रखा करो। आपके 16 व्यूज़ 20 व्यूज़ सिर्फ मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ इसको ऐसा मत होने दीजिए कि मैं इन सब चीज़ों को बंद कर दूं, क्योंकि भाई अब समझते हैं कि इसमें कितनी टाइमिंग लगती है इन सब चीज़ों को करने में। पहले मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद उन सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करता हूँ, फिर उन सब चीज़ों का प्रोसेस करता हूँ, फिर उसके बाद पीडीएफ बनती है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद आपके, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा मेरे को। तो वीडियो को लाइक करिए मोटिवेट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय की कौन सी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी? ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, इनकी इस बार कौन सी जयंती थी? तो 125वीं जयंती थी। ठीक है, और कब थी? तो 25 दिसंबर को थी। ठीक है, अच्छा, और इनका जन्म कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना इतना अंतर डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इतना डीप नहीं पूछेगा। लेकिन आपसे अगर डीप में पूछेगा तो 25 दिसंबर 1861 को इनकी जन्म तिथि थी, और इसी दिन से ये
क्या इनकी जो श्रद्धांजलि है इस दिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ठीक है, महामना की उपाधि इनको महात्मा जी ने दी थी। अगर आप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में कि पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी जी ने दी थी इनको महामना की उपाधि। ठीक, अच्छा, और भी इनके बारे में चीज़ें पूछ सकता है। इनकी याद मतलब इनकी श्रद्धांजलि में क्या चली थी, इनकी श्रद्धांजलि में एक ट्रेन भी चली थी, दिल्ली महामना एक्सप्रेस। कब चली थी, 2016 में। क्या चली थी, दिल्ली महामना महामना एक्सप्रेस। ठीक है, ये कब चली थी, 2016 में, और वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, किसको इस्टेब्लिश किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1916 में। ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी, तो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1909। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड। 1909 में पहली बार अध्यक्षता की थी, और फिर दूसरी बार की थी 1980 में, और फिर उसके बाद 1932 से 33 में की थी, 3 बार की थी, 1932 से 33 में। ठीक है, तो ये एक 32-33, एक 18, एक 9, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कर्मयोगी की इनको उपाधि मिली थी। इनको महामना की उपाधि किसने दी थी, मैंने अभी बताया, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और कर्मयोगी की उपाधि इनको DS राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि राष्ट्रपति थे हमारे, इन्होंने दी थी। ठीक है, दूसरी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, तो इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था 2014 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भारत रत्न इनको कब प्राप्त हुआ था, 2014 में। आई होप इतने सारे पॉइंट मैंने लिखवाए, आप अगर कहीं नोट करते हो तो नोट किया करो, चीज़ें आपको माइंड में घूमती रहेंगी तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर। कौन सी जयंती थी, 125वीं जयंती थी। जन्मदिन कब था, जन्मतिथि कब है, 25 दिसंबर 1861। मृत्यु कब हुई थी, 12 नवंबर 1946। पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनकी याद में एक ट्रेन भी चलाई गई थी 2016 में, बनारस से दिल्ली, दिल्ली महामना एक्सप्रेस। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने 1916 में की। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1909 कब की थी, 1909, 1918, 1932-33 में। ठीक, कर्मयोगी की उपाधि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दी थी, और 2014 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में मैंने आपको बताई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, DRDO के वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को हर्बल दवा विकसित करने के लिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कौन देता है, तो आप वहाँ पे जल्दी से बिना देर करे हुए टिक करेंगे DRDO। जरूरी नहीं है कि DRDO डिफेंस में ही, देखिए DRDO की बहुत सारी लैब्स हैं। मैं अब ये फैक्ट लाने वाला था, कितनी लैब्स है DRDO के, आई होप शायद 52 के अराउंड है, शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, शायद 52 हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो DRDO अब ये जितनी भी और भी रिसर्च वगैरह करता है, जरूरी नहीं कि DRDO सिर्फ डिफेंस में ही काम करता है, बहुत सारी रिसर्चेस वगैरह करता है। तो इसने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था, किसको दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा पॉइंट, कि हेमंत कुमार पांडे जी को दिया है। ठीक, दूसरी चीज़, इन्होंने कौन सी दवाई बनाई थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला, ल्यूकोस्किन, एक सेकेंड, ल्यूको, गलत है क्या, ल्यूको स्किन, ये दवा है। और ये किस चीज़ की दवा है, ये स्किन से रिलेटेड है, स्किन की बीमारी हो जाती थी, उसके लिए उन्होंने ये दवा विकसित की थी, जिसके लिए इनको DRDO के ने पुरस्कृत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शहरी विकास मंत्रालय ने सरकारी संगठनों को आवास सुविधा के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए E-संपदा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शहरी विकास मंत्रालय ने सरकारी संगठनों को आवास सुविधा के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है, 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको। E-संपदा मोबाइल एप्लीकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आपका क्या है, म्यांमार ने अपनी नौसेना में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को शामिल किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अब एक मूवी है द गाजी अटैक करके, वो देखिएगा। अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको सबमरीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को भी समझाने की। देखिए, भारत में इंडियन नेवी के पास सबमरीन है जो दुश्मन को पानी के भीतर से डिटेक्ट कर सकती हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंट्रीज़ के पास हैं, सिर्फ भारत के पास नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ के पास हैं जिसने भारत की
जल जो जल सीमा है उसमें सुरक्षा होती है, और समुद्र में भी सुरक्षा की करती है भारत की, ठीक है। ये जो पनडुब्बियाँ हैं यानी सबमरीन है। तो भारत ने अपनी एक सबमरीन आईएनएस सिंधु भी जिसका नाम था, उसको म्यांमार की नौसेना में शामिल कर दिया है। अक्टूबर 2020 में ये कहाँ चली गई है? म्यांमार। ये आप देख सकते हैं, ये सबमरीन है, ठीक है। तो किसको दे दी गई है? ये म्यांमार को दे दी गई। अब ये सब क्यों देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज़ जब भी पढ़ाता हूँ तो कभी किसी को दवा भेजी जा रही है, कभी किसी को कुछ भेजा जा रहा है, अभी बाढ़ पीड़ितों को कुछ भेजा जा रहा है, कभी सबमरीन भेजी जा रही, कभी कुछ। तो ये सब क्या है कि अब इंडिया को बाहरी कंट्रीज से, जैसे सपोज करिए चाइना से खतरा है, तो चाइना क्या कर रहा है, एक चेन टाइप बना रहा है भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए। तो भारत भी उन सब चेन को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए उसी से जुड़े आसपास जो देशों में मदद अपनी तरफ से भेज रहा है, ताकि क्या होगा, भारत का जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बाहरी मामले हैं जितने भी, तो वहाँ पे एक तरह से भारत अपनी मजबूती एक तरह से इस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है। तो ये अपनी एक तरह से मित्रवत व्यवहार है भारत का, और इन सबको भारत इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि इन फ्यूचर उसको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो म्यांमार की नौसेना को आपने क्या दे दिया? आईएनएस सिंधुवीर दे दिया था। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? देखिए, ये समुद्र में 300 मीटर गहराई तक जा सकती है। कितनी? एक जी तो ज़्यादा लग गया क्या? एक जीरो ज़्यादा लग गया था। 300 मीटर गहराई तक समुद्र के अंदर जा सकती है, ठीक है। नहीं, 300 मीटर की गहराई तक जाना है इसको, ठीक है। मतलब नॉर्मल में 300 गहराई तक जा सकती है, लेकिन अगर पानी के अंदर अगर इमरजेंसी हुई तो 450 मीटर तक पानी के अंदर ये जा सकती है। इसकी ये खासियत है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने नई नई सौंपी है। ये 1988 में भारत के पास आई थी। कहाँ से आई थी? यूएसएसआर से। यूएसएसआर क्या है? ये सोवियत संघ, रूस है, जो कि आज के टाइम पे रसिया है। ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, फिर बाद में ये टूट के अलग अलग कंट्रीज़ में जो है डिवाइड हो गया, और अब रसिया एक तरह से हम इसको मानते हैं। तो प्रोजेक्ट 877 इसे नाम दिया गया था, और इसी प्रोजेक्ट में आईएनएस सिंधु घोष बनाई गई थी, जो कि भारत को दी गई थी। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, 1988 में। तो उसी सबमरीन को भारत ने किसको दे दिया है? म्यांमार को दे दिया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ने स्वदेशी तकनीक से हाई पावर इलेक्ट्रिक लोको इंजन का निर्माण करने वाला छठा देश बना है। तो आपको ये मैं बता दूं कि स्वदेशी टेक्निक से हाई पावर इलेक्ट्रिक लोको इंजन का निर्माण करने वाला भारत छठा देश बन गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे आप टिक करके आते हो, क्योंकि अब आपको ये क्वेश्चन पता चल गया है। इन इंजन की संख्या कितनी है भारत में? तो करीब ये 800 के आसपास इंजन हो गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये अगर आपसे पूछता है कि किस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो अल्स्ट्रॉम, क्या कंपनी का नाम है? अल्स्ट्रॉम, ये कंपनी का नाम है। और ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, जो कि भारत के साथ ये टेक्निक जो है शेयर कर रही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई? ये कितनी, इनमें कितनी पावर है? तो ये 12,000 हॉर्स पावर इनमें है, इंजनों में। और इनको कहाँ यूज़ किया जाएगा? आगे एक और न्यूज़ है, उसमें मैं बताऊंगा कि इनको कहाँ यूज़ किया जाएगा, और इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए कुछ, ये मेड इन इंडिया है, मैंने आपको अभी बताया कि स्वदेशी तकनीक से हैं, और ये इंजन है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंडिया इज़ द 6th कंट्री टू हैव मैन्युफैक्चर्ड अ हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये इलेक्ट्रिक हैं, पूरे इलेक्ट्रिक हैं। आप इनको, इसमें कोई भी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि किसी तरह के ईंधन से नहीं चलने वाली, ये इलेक्ट्रिक हैं टोटल। नेक्स्ट। और इनकी, हाँ सॉरी, ये लोको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति पर लगभग 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। तो अभी मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ाऊंगा आगे, मैं अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि अभी हमारे पास डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हमारे भारत में कई जगह पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, कई बार आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो देखते होंगे कि कई बार गाड़ी गुजर रही होती है, जिसमें बहुत सारा जो है माल भरा होता है, और वो अलग अलग तरह का होता है। कई बार कोल होता है, या कई बार डीजल पेट्रोल होता है, या कई बार आपका सामान होता है, ठीक है। तो एक तरह से वो आपकी ट्रेन के बीच से निकल रही होती है। मतलब ट्रेन के बीच से कैसे? एक ट्रेन रोक दी गई कि मालगाड़ी निकलनी है, या मालगाड़ी, वो ट्रेन सुपर फास्ट हुई तो मालगाड़ी को साइड लगा दिया जाएगा और उस ट्रेन को पहले निकाला जाता है। तो इन सब के चक्कर में बहुत डिले हो जाता है तक, और जो व्यापारियों का माल होता है वो बहुत डिले पहुंचता है, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इन मीन कि उनको आज चाहिए, उनके पास पहुंच रहा है 6 दिन बाद, तो उनको ज़रूरत आज है, तो वो आज किसी और से लेके भेज देंगे सामान को। तो फिर क्या होगा
कि उनको प्रॉब्लम होगी, बार बार वो मंगाएंगे नहीं, कि देर हो जाती है, रहने दो, यहीं से लेके खरीद के दिए दे रहे हैं जो भी कस्टमर की डिमांड है। तो इससे व्यापार में थोड़ा सा घाटा एक तरह से मान सकते हैं कि होता है, डिले पहुंचती है सामान। तो इसमें क्या होगा कि जो अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा माल के लिए, तो उसमें केवल मालगाड़ियाँ ही निकलेंगी, तो उन मालगाड़ियों में इन इंजनों को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में बाघ संरक्षण में भारत का पहला हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई है। मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने वाला है आपके एग्जाम्स में। इसको तो आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। कहाँ पे है, तो ये एमपी में है। मतलब ये एक तरह का हॉट एयर बलून है। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठने का बनाया गया है और यहीं पे बैठा के ये आपको पूरे विजिट करवाएंगे। किसका विजिट कराएंगे, पूरे टाइगर रिजर्व का विजिट करवाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, तो मैंने आपको बताया एमपी में है। किस कंपनी ने बनाया है इसको, मतलब कौन सी कंपनी आपको ये सुविधा दे रही है, तो स्काई वॉल्स नाम की कंपनी है, जयपुर राजस्थान की, तो उसने बनाया है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं हम। टाइगर रिजर्व की बात हो रही, तो थोड़ा हम टाइगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइगर्स के बारे में हम क्या बात करेंगे, टाइगर्स के बारे में हम ये बात करेंगे कि एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं, तो एमपी में हैं। कितने हैं, तो 200 सॉरी 526 टाइगर हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब ठीक है, तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितने हैं, मैं आपको बता रहा था, 526 हैं। चल रहा है कि नहीं मार्कर, 526 है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है हमारी, कर्नाटका है। और नेक्स्ट स्टेट है जो उत्तराखंड है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर भारत एमपी में है, फिर उसके बाद कर्नाटका में, और उसके बाद उत्तराखंड में। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको वॉइस में भी थोड़ी प्रॉब्लम सुनने को मिलेगी, क्योंकि मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रहा था वो माइक ख़राब हो गया है, और मैं आज ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉर्मली, तो शायद आपको वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम मिले। दूसरी कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और मैं आज कंटिन्यू दिन भर ट्रैवल कर रहा था। मैं आज के दिन, अभी मैं इस समय शाम 9:46 हो रहे हैं अभी। अभी मैं रात में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं ही अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, मैं मानता हूँ, उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए पढ़ना शुरू करिए। हम्म कुल टाइगर कितने हैं, अगर भारत में कुल टाइगरों की संख्या पूछता है तो कितने हैं, 2967 हैं कुल टाइगर। ठीक है, मार्कर में थोड़ा ध्यान मत दिया करिए, 2967 है। अच्छा, ये 2018 का सर्वे है, क्योंकि लेटेस्ट का कोई सर्वे नहीं है। ये 2018 का सर्वे है कि 2967 टाइगर है। सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में है, कितने हैं, 526। उसके बाद कर्नाटका में, देन उसके बाद उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड का, क्योंकि फैक्ट है इंपॉर्टेंट ये भी है, तो अगर आपसे पूछता है वर्ल्ड का कितने परसेंट टाइगर है इंडिया में, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि वर्ल्ड का 70% टाइगर जो है वो इंडिया में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एमपी में टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, पन्ना में, संजय, बांधवगढ़, यहाँ बांधवगढ़ में यहाँ पे शुरू की गई है हॉट एयर बलून, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये क्या है, पेंच, और सतपुड़ा, यहाँ पे आपके टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर। ठीक, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नगर निगम को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक निकाय के रूप में चुना गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन था तो मैंने आपको बता दिया। ये पीएम आवास शहरी योजना के तहत इनको ये जो अवार्ड है ये मिला है। मैं पीपीटी ये पीडीएफ डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। मध्य प्रदेश में जबरन धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 लागू किया है। ठीक है, फ्रीडम रिलीजन बिल 2020 के नाम से जारी हुआ है, ये आप जान रहे होंगे। ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अच्छा बिल की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये बिल मैं आपको बता दूं कि इसकी विशेषताएं आप देख लीजिए यहाँ पे। यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को प्रस्तावित करने के लिए है। एक बार धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लागू होने के बाद ये देश में सबसे कठोर होगा। इस बिल को एंटी लव जिहाद बिल के नाम से भी जाना जाता है। मैं एंटी लव जिहाद बता दूं आपको, तो एक तरह से एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में वो शादी करना, और फिर जो मतलब जैसे सपोज करिए कि एक लड़का एक लड़की है, मैं आपको, मेरे को भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल वे पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लड़का एक लड़की है,
और यहाँ पे कोई भी रिलीजन में किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप सपोज करिए कि लड़की मुस्लिम है या लड़का मुस्लिम है और हिंदू लड़की है, तो अगर वहाँ पे लड़का, अगर वो लड़की बाद में शादी के बोलती कि हमको ज़बरदस्ती हमसे शादी की गई या मेरा धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई किसी दूसरे मकसद के उसमें, ठीक है, कि इनको टॉर्चर करेंगे बाद में या इनसे कोई और काम करवाएंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो अगर उसने बताया कि मेरे से ये गलत तरीके से किया गया, मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया है किसी भी रिलीजन्स का, तो ये गलत एक तरह से होगा, तो इसी के लिए ये बिल लाया गया। आई होप मैं सही हूँ ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, या मेरे को आपको कुछ सही पता हो, मैंने अगर कुछ गलत बताया हो तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैं आपको ये तीसरा पॉइंट पढ़ा देता हूँ। धमकियों, शादी, बल और साजिश के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन को दंडनीय बनाया गया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धमकी से शादी करना या बल के पूर्वक शादी करना, ठीक है, तो यहाँ पे इसको गलत माना गया है। एक संगठन माता या पिता की एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि पीड़िता महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, तो आरोपी को दो से दो 2 से 10 साल तक की कैद और 50,000 तक की जुर्माना हो सकता है। मतलब यहाँ पे बताया गया कि अगर पीड़िता महिला नाबालिग भी है या अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी, एससी है, मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है, मैंने आपको हिंदू मुस्लिम जैसे बताया, तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं यहाँ पे एससी, ओबीसी और एसटी की भी बात हो रही है। तो अगर इस तरह का कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको 2 से 10 साल की जेल हो जा सकती है और 50,000 का तो जुर्माना हो सकता है। तो अगर आपसे पूछता है कि अभी ये लव जिहाद वाला बिल, ये धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक कहाँ लागू हुआ है, तो कहाँ बताएंगे, एमपी में लागू हुआ है, ठीक है। केरल की बीएससी की तृतीय वर्ष की विद्यार्थी आर्या राजन की भारत की सबसे युवा नगर निगम की महापौर बनी है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको एकदम लिख के रख लीजिए। मैंने आपको जैसे बताया हॉट एयर बलून वाला, वैसे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो भारत के नगर निगम के सबसे युवा मेयर में आप ये समझ लीजिए ये हैं आर्या राजेंद्र, और ये सिर्फ 21 साल की हैं और ये बीएससी सेकेंड ईयर की छात्र हैं। और मैं बताऊं, मैं तो ग्रेजुएट हूँ और मैं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो अभी इनकी बात की जाए तो ये 21 ईयर्स की हैं और ये बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट भी हैं और ये सबसे युवा मेयर बनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपसे पूछता है कि कहाँ की, ये नाम पूछ सकता है तो आर्या राजेंद्र, और ये कहाँ की है तो केरल पूछ सकता है, ठीक है, युवा नगर निगम के नाम से पूछेगा। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को पुनः पूंजीकृत करने के लिए विशेष जीरो कूपन बॉन्ड जारी करेगी। तो अगर आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा स्पेशल जीरो बॉन्ड जारी किए गए हैं तो कहाँ, किस तरह के बैंकों को जारी किए गए हैं, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जारी किए गए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, पीएसयू, ठीक है। अच्छा, सरकार द्वारा बैंक कौन से चलाए जा रहे हैं, तो एसबीआई, पीएनबी, बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया या बीओबी, इस तरह के जो बैंक्स हैं आप जितने भी देख रहे हैं, तो ये क्या है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं बैंक्स, ठीक है। तो इनके लिए ये स्पेशल जीरो कूपन, किसके लिए स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड जारी हुआ है, बैंकों के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बैंक के लिए, जिस खास बैंक के लिए, इसी के लिए जारी हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। और क्यों जारी हुआ है, क्योंकि ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 1908 में इस्टेब्लिश हुई थी पंजाब एंड सिंध बैंक, और अभी कुछ दिनों से आरबीआई इसको टारगेट कर रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे थे। तो कंपनी, ये सॉरी, बैंक को मार्केट से पैसा कैसे मिले, बैंक अपनी स्टेबिलिटी एक तरह से कैसे प्रॉपर बैलेंस कर पाए, इसके लिए सरकार ने इसके लिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड जारी किए हैं। इसमें क्या होगा कि जो दूसरे बैंक्स होंगे, जो सरकारी बैंक्स होंगे, जैसे एसबीआई, पीएनबी, है ना, इस तरह के बैंक हो गए, तो जैसे सपोज करिए कि ये एसबीआई है, एक सेकेंड, ये एसबीआई है और ये आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो भारत सरकार इससे क्या बोलेगी कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दो, तो इसको भाई जाहिर सी बात है, बैंक है, उसको कुछ ना कुछ कोलेक्ट्रल यानी कुछ ना कुछ उसको चाहिए तो होगा कि इसकी वजह में हमें ये मिल जाए। जैसे आपको पता नहीं हुआ, लोन लेने जाते हो तो बोलता है किस एवरेज में आपको लोन दें, क्या है आपके पास, ज़मीन है, जायदाद है, क्या है, गहने हैं, तो भाई ये क्वेश्चन करेगी कि किस एवरेज में इनको दे दें, तो ये बोलेंगी कि इनको स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड के एवरेज पे ये दे दो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा एसबीआई को एक तरह से इसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से मालिकाना हक मिल जाएगा। मतलब क्या है कि आप एक तरह से शेयर मार्केट वाला समझिए, मैं आपको शेयर मार्केट में पहले भी समझा चुका हूँ कि जैसे एक पेन है, ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है, 10 रुपये है ना, 10 रुपये है या 20 रुपये, 30 रुपये, कितनी मान लीजिए, चलिए हम 40 रुपये मानते हैं। तो
अभी क्या है, इस पेन की क्वालिटी थोड़ी सी गिर रही है, ठीक है, गिर रही है, तो ये पेन कम बिकना शुरू हो गया। अभी इसके ऊपर एक कोई ब्रांड है, उसने अपना लोगो सेट कर दिया है इस पेन के ऊपर। जैसे सपोज हम मान लेते हैं, रेनॉल्ड की बात कर लेते हैं, तो रेनॉल्ड ने अपना लोगो सेट कर दिया, तो भाई ब्रांड का हो गया अब ये पेन। तो अब क्या है, ये 50 रुपये का बिकने लगेगा, ये 40 रुपये का ही वापस बिकने लगेगा, ठीक है। तो अब रेनॉल्ड को इस लोगो को लगाने के लिए क्या मिला, लोगों को लगाने के लिए क्या मिला, तो इस पेन वाले ने कहा कि आप मेरे में लोगो लगा दीजिए, मैं आपको अपने ब्रांड की आधी अपनी एक तरह से कंपनी का आधा मालिकाना हक दे दूंगा, ठीक है। मतलब ये कंपनी एक तरह से आपकी भी होगी, मिलने वाला कुछ नहीं, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ये बोला जाएगा कि इस पेन की कंपनी भी रेनॉल्ड। तो इस तरह से कि एक तरह से आरबीआई का भी नाम हो, एसबीआई का भी नाम हो जाएगा कि एसबीआई की भी के अंडर में आती है ये बैंक, कौन सी, पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसके एवज में इनको क्या मिला है, पैसा मिला है, ठीक। तो जीरो कूपन बॉन्ड, आई होप आप समझ गए हो। कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालगाड़ी के लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन का अनावरण किया। यही है वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पे लोकोमोटिव इंजन चलाए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाले, 12,000 आवर्स हॉर्स पावर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप ये देख रहे होंगे डबल डेकर है, इससे मतलब एक गाड़ी के ऊपर, एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी, तो इसमें माल भी ज़्यादा आएगा। और अलग से ये सेपरेट, यहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं होगा, पैसेंजर वाली रेलगाड़ी नहीं होगी, अलग से ये सेपरेट बनाया जा रहा है केवल मालगाड़ियों के लिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि मालगाड़ियों के लिए जो रेल लाइन्स हैं वो बिछाई गई, तो यहाँ पे अलग से ना कोई ट्रैफिक ना कोई रेल रुकनी है, तो समय से अपना माल पहुँचेगा और व्यापार को एक तरह से बढ़ावा मिलेगा, ठीक। तो इसका एक सेक्शन ऑन हुआ है, कौन सा ऑन हुआ है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला। और इसके बहुत सारे जो है वो कॉरिडोर्स ऑन होने, साउथ का होगा, नॉर्थ का होगा, तो ये अभी इसमें टाइम लगेगा। ईस्टर्न वाला इन्हें मोदी जी ने अनावरण कर दिया है, ठीक। मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, ये आप सेकंड पढ़िए। ये अनुभाग स्थायी स्थानीय उद्योगों जैसे कपड़ा उत्पादन, कांच के बने प्रद्योग, ब्लॉक प्रिंटिंग, पॉटरी उत्पाद, हींग उत्पादन, ताले व हार्डवेयर के लिए नया अवसर खोलेगा। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कॉरिडोर के पूरे मार्ग की लंबाई के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है। यह इमारत पर्यावरण के अनुकूल है और इसे सुगम्य भारत अभियान के मानदंडों पे तहत बनाया गया है। परियोजना में पंजाब में लुधियाना से कहाँ तक, दनकुनी तक, कहाँ है दनकुनी, कोलकाता में फैली हुई है और 1839 किलोमीटर की माल ढुलाई लाइन में शामिल है, ठीक। सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट, असम सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को खत्म कर सरकार सामान्य स्कूलों के रूप में तब्दील करेगी। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी राज्य सरकार मदरसों को ख़त्म करके उनकी जगहों पर सरकारी स्कूल बनवाएगी, तो ये असम गवर्नमेंट है। और ये अप्रैल 2021 से ये नियम लागू होगा, जहाँ पे भी मदरसे हैं वहाँ पर सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी HSRP प्लेट्स अब लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये है उच्च सुरक्षा कोटि की प्लेट, आप देख रहे होंगे, और ये मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ, आज मैंने दिन भर ट्रैवल किया और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो थका हुआ, तो मैं आपको थोड़ी जो चीज़ें मेरे को लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। तो आप ये PDF मैं आपको दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, मैं आपको कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने के द्वारा 1988 के मोटर वाहन अधिनियम को नए मोटर वाहन अधिनियम के साथ बदल दिया गया है। पिछले सप्ताह दिल्ली परिवहन विभाग ने HSRP को और रंग कोडित ईंधन स्टिकर के बिना वाहनों का पर नया जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि फास्टैग जो अनिवार्य था सभी गाड़ियों में, वो उसकी डेट भी 15 तारीख तक बढ़ा दी गई, 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद सभी टोल नाकों पर फास्टैग लगा होना ही चाहिए। अगर फास्टैग लगा नहीं होता है तो जो भी टोल है वो डबल होगा, मतलब एज आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा एक तरह से, कि फास्टैग होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, यहाँ पे एक तरह से कोड होता है, एक लोगो लगा, होलोग्राम लगा होता है, हाई सिक्योरिटी, ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष का कचरा हटाने के लिए जापान 2023 तक लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च करेगा। आपको पता होगा, मैं बताता हूँ आपको, सैटेलाइट्स जो लॉन्च होती हैं वो जाके अंतरिक्ष में, ये देखिए एक तरह से कचरा बन के, भाई क्योंकि सैटेलाइट्स का काम क्या होता है कि सैटेलाइट्स, ये रॉकेट गए ऊपर और इन्होंने सैटेलाइट छोड़ दिए यानी उपग्रह छोड़ दिए। अब ये उपग्रह अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो कचरा हो गया ये तो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा ना, ये देखिए आप, रह गया कि नहीं। तो जापान ऐसे लकड़ी के उपग्रह बनाएगा
कि जैसे उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, हाँ उनका जब तक काम करवाया जाएगा, फिर उनको जैसे ही इसके वायुमंडल में खींचा जाएगा, मतलब उसको वापस बुलाया जाएगा, वो ऑक्सीजन के उसमें संपर्क में आके वो वहीं पे जल जाएगा। तो ये इससे कचरा नहीं होगा अंतरिक्ष में, तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वुडन की सैटेलाइट्स कौन लॉन्च कर रहा है, तो जापान लॉन्च कर रहा है। कब तक लॉन्च कर देगा, तो 2023 तक लॉन्च कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार राज्य को प्रदान किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 पैंडेमिक कैटेगरी किसको दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है। ठीक है, ये बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। हाल ही में वोट्स हुए थे बिहार में, जिनमें ये जीते कर दोबारा सीएम, शायद तीसरी या चौथी बार सीएम बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 है। महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा दशक की एक दिवसीय और T20 क्रिकेट टीम का कप्तान घोषित किया गया है। मतलब ये जो इन्होंने टीम बनाई है, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, ये एक इन्होंने एक तरह से, अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक टीम बनाइए क्रिकेट की, ठीक है, वो कभी खेलेगी नहीं, लेकिन हाँ आप कभी भी एज अ माइंड मेकअप आप बनाओगे या सोचोगे कि हाँ मेरी टीम में कौन कौन होना चाहिए, तो आप सोच के रखो कि 10 लोग या 11 लोग की कौन सी टीम होगी। उसका सबसे अच्छा बल्लेबाज, सबसे अच्छा विकेट कीपर, वो ऑल कंट्रीज में से चुना गया है। तो इसमें इसमें जो आपका एक दिवसीय और T20 है, इनमें जो कप्तान घोषित किया गया है आईसीसी का, वो महेंद्र सिंह धोनी को घोषित किया गया है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। जैसे मेंस टेस्ट में ये अलग कैटेगरी है, और मेंस ओडीआई में और मेंस T20 में ये अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए हैं। और विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया है। मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, कि पाकिस्तान को, इसमें से पाकिस्तान का कोई भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दक्षिण कोरिया की तीसरी दिवसीय यात्रा पर सियोल पहुंचे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साउथ कोरिया, अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे कहाँ पहुंचे थे 3 दिवसीय यात्रा में, कहाँ के लिए, तो आप बता देंगे साउथ कोरिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। और ये ग्राफ है जिसमें दिखाया गया है कि हाल ही में कुछ सालों में साउथ कोरिया के साथ हमारा व्यापार कितना बढ़ा है, जिसके लिए ये सब रणनीतियाँ हैं जो सब चल रही हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, टॉप 5 इंडियन एक्सपोर्ट्स इन साउथ कोरिया। एल्यूमिनियम का हमारा एक्सपोर्ट कितना है, 0.59 बिलियंस का है। मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स और डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स का कितना है, 0.501 बिलियन। ऑर्गेनिक केमिकल्स का 0.271 बिलियन, सॉरी। आयरन एंड फ्यूल का 0.257 बिलियन। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स का 0.144 बिलियन का, इतना एक्सपोर्ट्स होता है इंडिया का साउथ कोरिया के साथ। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD ने भारतीय पुलिस संगठनों पर आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन है, सबसे खराब पुलिस स्टेशन कौन है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन है और सबसे खराब पुलिस स्टेशन में किसको रखा गया है। ठीक है, जनवरी 2020 तक के आंकड़े हैं इसमें। और इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, नागालैंड को इन्होंने अच्छी कैटेगरी में रखा है, मतलब नागालैंड अच्छी कैटेगरी में है, टॉप किया है। फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार की पुलिस अच्छी है इनके हिसाब से, इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली। फिर उसके बाद मणिपुर की, ये 3 पुलिस अच्छी हैं इनके हिसाब से। नेक्स्ट, जो सबसे बैड जिनका परफॉर्मेंस रहा है, उसमें टॉप पे है बिहार। नेक्स्ट दमन एंड दीव। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। खराब पुलिसिंग की जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जिन पुलिस की, उनमें बिहार पुलिस, दमन दीव और वेस्ट बंगाल की पुलिस है। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, रोस्ट स्टेट्स और यूटीज में बिहार, दमन दीव, वेस्ट बंगाल। बेस्ट स्टेट में नागालैंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को गावी बोर्ड वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेटेड टू गावी बोर्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गावी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशंस।
ठीक है। तो इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि गावी के अंदर कौन कौन है। तो गावी के अंदर वर्ल्ड बैंक, यूएन, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ, ये सब लोग मिलके गावी चलाते हैं। ये एक तरह का अलायंस है जो कि अलग अलग हर तरह की जो वैक्सीन होती हैं उनको हर एक देश में पहुंचाने का काम करता है। एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन आप मान लो। ठीक, गावी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि गावी क्या है तो आप इजीली बता दोगे कि गावी क्या है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। Over 50 countries, business leaders, UN agencies, civil society, government minister, heads of states and country leaders participated। इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर गावी के अंदर। और 28 मेंबर में से साउथ ईस्ट एशियन एरिया में से किनको चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को 3 साल के लिए चुना गया है। यह यहाँ पे एक एज अ मेंबर काम करेंगे जो। और ये ऑर्गेनाइजेशन सभी के लिए मतलब हर तरह की वैक्सीन बनाती है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। और इसके बारे में कभी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में गावी के बारे में। ठीक है, चलिए। ये आपका थोड़ा सा कंटेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र लद्दाख में स्थापित हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया तो लद्दाख में किया गया है। और ये एक बार फिर से आपको डॉक्टर हर्षवर्धन दिख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि ये एक यूनियन मिनिस्टर किसके हैं? हेल्थ के हैं। और इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी ये हेड हैं। तो मेट्रोलॉजिकल भारतीय मौसम विज्ञान के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये लद्दाख का पहला मौसम विज्ञान केंद्र है। और मौसम विज्ञान केंद्र 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, भारत का उच्चतम केंद्र है। ठीक है। और इसमें क्या सहायता मिलेगी आपको कि मौसम के बारे में कोई भी जानकारी होगी तो वो, जैसे अभी तक मैंने आपको गूगल का एक सिस्टम जो इस्टेब्लिश कर रहा था गूगल, जिसमें समुद्र के अंदर के वायरों से बता देगा, वो जो केबल डाली जा रही थी उसके माध्यम से बता देगा कि कितनी देर में भूकंप आने वाला है। तो उसी तरह से ये भी मौसम विज्ञान केंद्र भी बताते हैं कि कब तूफानी हवाएं चलने वाली हैं, कब सुनामी आने वाली, इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं देते हैं। तो इससे मौसम के बारे में थोड़ा सा जानने में और अच्छाई आप एक तरह से मान सकते हैं कि साबित होगी, अच्छा साबित होगा, क्योंकि अब ये सबसे ऊपर भी इस्टेब्लिश हो गया है, लद्दाख में भी इस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, चलिए। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया प्रशांत पुरस्कार 2020 में भारत को 4 पुरस्कार प्रदान किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2020, इंडिया विंस 4 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड। कहाँ कहाँ अवार्ड्स जीते हैं इंडिया ने? तो 2020 अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस सुंदर नर्सरी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली, इंडिया में इसको दिया गया है। नेक्स्ट, 2020 अवार्ड्स फॉर मेरिट अमर सिंह कॉलेज को, ये कहाँ पे? श्रीनगर, इंडिया में इसको दिया गया है सेकंड अवार्ड यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट, 2020 अवार्ड फॉर मेरिट मालाबार मेमोरियल हॉल सेवा सदन सोसाइटी, मुंबई में है, इसको दिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट अवार्ड किसको मिला है? 2020 अवार्ड फॉर डिस्ट्रिक्शन किसको मिला है? कूठम्बलम एट गुरुवेयूर टेम्पल, कहाँ पे है ये? त्रिशूर, इंडिया में। तो इसको भी अवार्ड मिला है, ये भी नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, तो ये 4 हैं जिनको अवार्ड मिला है। किसने अवार्ड दिया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के अंदर इनको मिला है 16 दिसंबर को। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने वियतनाम के साथ 99% व्यापार टैरिफ को समाप्त करने हेतु मुफ्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगर आपसे पूछता है कभी कि क्वेश्चन कि किसने यूके, अगर ऑप्शन दिए देता है वियतनाम, और अगर आपसे पूछता है कि यूके ने किसके साथ 99% व्यापार टैरिफ को समाप्त करने के लिए मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो वहाँ पे अब वियतनाम या ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब यूके टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संगोला में शालीमार तक 100वीं किसान रेल सेवा को हरी झंडा दिखाई। ये एक तरह से 100वीं रेल सेवा थी जिसके अंदर किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलना था। और लाभ क्या मिलना था, जैसे किसानों की जो सब्जियां होती हैं, जो दूध फल जितने भी होते हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकें, जल्दी बिक्री हो सके। एक जैसे आपको ये पता होगा कहीं पे आलू अच्छी है तो कहीं का केला अच्छा है, कहीं का आम अच्छा है, कहीं का कुछ अच्छा है। तो एक स्टेट से उठ के दूसरे स्टेट वो सामान जा पाए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लाभ हो। इन सब के लिए ये शुरू की गई थी रेल सेवा। तो इसकी 100वीं रेल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है। ठीक है, पहले क्या आता था, एक सप्ताह में 3 बार चलती थी, अभी एक सप्ताह में शायद, हाँ, पहले एक सप्ताह में 1 बार चलती थी और अभी एक सप्ताह में 3 बार चलेगी ये ट्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान ने फाइव आइस अलायंस को में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, अब फाइव आइस कंट्रीज़ क्या हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से आप ये समझिए कि पूरी कंट्रीज मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी पे निगरानी करने के लिए 5 सुपर पावर्स ने मिलके एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था फाइव आइस। और इसके फाइव आइस के अंदर कौन कौन था, यूके था, यूएसए था, कनाडा था, न्यूजीलैंड था और ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि हाल ही में जापान भी इसमें शामिल हो गया है और अब ये 6 आई के रूप से जाना जाएगा। ठीक है, और ये इतनी एक तरह से आप इतनी कठिन मान सकते हो इसको। ठीक है, इतनी हार्ड है ये फाइव आइज अपने आप में कि ये जिस राज्य में मतलब जिस भी कंट्री में है उस अगर इस कंट्री में इसका कोई मेंबर, किसका, फाइव आइज का कोई मेंबर कोई भी लॉ तोड़ता है तो उसको पूरी परमिशन होगी, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इतनी एक तरह से ये फास्ट एजेंसी और इतनी इसको छूट दे दी गई है, मतलब इस तरह की छूट प्रोवाइड करवाई गई है इसको। देखिए मैं आज मेरे को भी लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मेरे को आज ये शूट नहीं करना चाहिए, मेरे को कल शूट करके कल ही अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन मैंने गलती कर दी क्योंकि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं आपको इस तरह से वीडियो दूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे कुछ लिखा है और मैं कभी नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने स्वदेशी तकनीक से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी। अभी तक क्या है कि भारत बहुत सारे जो है वो इंपोर्ट करता था। ठीक है, एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, तो अभी एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा भारत का डिफेंस सेक्टर में अ, हाथ है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने विकसित के लिए जो कि एक्सपोर्ट करेगा भारत अब। ठीक है, तो उसमें ये मिसाइल है आकाश नाम की। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था किसके टाइम पे, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पे। कौन सा, क्या नाम था उस प्रोग्राम का, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP ये नाम था उस प्रोग्राम का। 1984 में ये शुरू किया गया था। क्या था इसके अंदर कि भारत के पास मिसाइलें नहीं थी उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे बहुत कम मिसाइलें होती थी, पहले थी ही नहीं और बहुत कम मिसाइलें होती थी, भारत सब मिसाइलें बाहर से मंगवाता था। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर यही हुआ था कि भारत के अंदर मिसाइलें बनाई जाएंगी। तो 3 तरह की मिसाइलें बनानी शुरू हुई थी। कैसी, एक थी बैलिस्टिक मिसाइल, एक थी क्रूज मिसाइल और एक थी सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैं इस तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या थी, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ये आपका कोई आप ये टैंक है और ये टैंक है, तो ये मिसाइल किस तरह से काम करती थी, ये परवलयाकार हमला करती थी। जैसे यहाँ से आप करेंगे मारेंगे तो ये इस तरह से आके मार करेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये ज़मीन से ज़मीन पे मार करती थी, जैसे आप यहाँ चलाएंगे तो यहाँ से ये सीधे मार करेगी। ठीक है, और सेमी बैलिस्टिक की बात करें तो सेमी बैलिस्टिक ज़मीन से हवा में मार करती, जैसे आप यहाँ से किए तो ये सीधे यहाँ पे हवा में मार करती थी। तो ये इस तरह की मिसाइल थी। और ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसके अंदर 5 तरह की मिसाइलें जो है वो बनाई गई। किस किस कौन कौन सी मिसाइलें बनाई गई, 5 तरह की। मैं नाम बता देता हूँ, आकाश, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि।
अब इसमें से मैं बता दूं कि कौन कौन सी मिसाइल किस किस तरह की थी। देखिए आकाश जो थी वो सरफेस टू एयर थी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी मिसाइल है और यहाँ पे कोई शत्रु है तो आप यहाँ मार सकते हो उसको। सरफेस टू एयर थी। नाग मिसाइल कहती थी, तो सॉरी, आकाश हो गया, और सॉरी, ये आकाश नाग हो गई आपकी, ये नाग मिसाइल है, ये नाग मिसाइल हो गई। तो ये नाग क्या थी, ये थी आपकी एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल मतलब ये टैंकों पे प्रहार करने वाली मिसाइल थी। आपने देखा होगा टैंक, मूवीज में देखा होगा टैंक चल के आते हैं डिफेंस के और हमला करते हैं, तो ये टैंक पे मार करने वाली मिसाइल थी। पृथ्वी किस टाइप की मिसाइल थी, सरफेस टू सरफेस। मैंने आपको बताया ना सरफेस टू सरफेस कौन सी मिसाइल हमला करती, क्रूज मिसाइल, यहाँ पे जमीन से जमीन पे मार करने वाली। त्रिशूल क्या थी, त्रिशूल सरफेस टू एयर थी, यानी ये सेम आकाश की थी कि पृथ्वी से ये हवा में मार करने वाली। यहीं पे अग्नि हो गई आपकी, अग्नि सरफेस टू सरफेस थी, मतलब जमीन से जमीन में मार करने वाली। तो ये 5 तरह की मिसाइलें थी इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलप मिशन, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। इनमें से आकाश जो मिसाइल है वो अब निर्यात की जाएगी, वो मतलब बेची जाएगी, उसको बेचने का अप्रूवल मिल गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है एक्सपोर्ट का, किसके, आकाश मिसाइल का। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई उसके लिए सो सॉरी। ये अप्सपा एक्ट, अप्सपा एक्ट को मैं एक वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ, वो मार्च या अप्रैल के आसपास की वीडियो है, और आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अप्सपा जो एक्ट है उसको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र नागालैंड में बढ़ाया गया है। क्या है ये भाई, देखिए नागालैंड, कुछ कंट्रीज जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, जिसमें कई बार मांगे चलती हैं कि हम ये अलग स्टेट दे दो, और वहाँ पे कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं, जिसलिए उस स्टेट को वहाँ मतलब उस एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, और वहाँ पे अप्सपा लगा दिया जाता है। अप्सपा होता क्या है, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अप्सपा होता है। ये 1958 में फर्स्ट टाइम लगाया गया था मणिपुर के अंदर। तो इससे क्या होता है, इसमें कुछ छूट दी जाती है सेना को, कि अगर इस तरह की कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर सेना कार्रवाई कर सकती है। किस तरह की गलती करता है, क्या क्या कर सकता है, इसमें अगर किसी भी सेना को क्या अगर लगता है कि कोई भी उस एरिया में किसी तरह की आतंकी गतिविधि कर रहा है, तो सेना को इतनी छूट होती है कि उसको मार सकता है, सेना उसको मार सकती है। ठीक है, तो सेना को बहुत सारी छूट दी जाती है। तो अभी हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है नागालैंड में। ठीक है, चलिए, डीआरडीओ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी हवाई ड्रॉपेबल कंटेनर सहयोग, सॉरी ये सहयोग नहीं है, सहायक है, सॉरी, सो सॉरी, एक सेकेंड, सहायक, सहायक एनजी विकास विकसित किया गया है। क्या है ये हवाई ड्रॉपेबल, क्या है मतलब, देखिए जैसे आपको पता होगा कि नेवी है हमारी और जहाज हैं कई, तो अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको जैसे हमारी, आप नॉर्मल समझिए पबजी से मैं समझाता हूँ आपको, मैंने कभी खेला नहीं हालांकि, लेकिन देखा है। आप ड्रॉप बॉक्स कोई गिरता है, मेरे को अंदाज़ा नहीं, लेकिन आप जो पबजी वाले होंगे अगर पढ़ रहे होंगे तो ये वीडियो समझ जाएंगे। ड्रॉप गिरता है, ड्रॉप इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको कलेक्ट करने के लिए लोग जाते हैं उस ड्रॉप के पास, है ना। तो क्या होता है कि जैसे हमारी कभी भी फोर्सेस को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, और वो दूर है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं पहुँच सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, डीआरडीओ ने ये कंटेनर तैयार किया है। इसके अंदर जो भी सामान डाला जाएगा उसको कहीं पे भी आप ड्रॉप कर दें, उसके अंदर जो भी सामान होगा उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब जैसे नेवी में जहाज़ में कोई, पानी में है जहाज़, ठीक है, फोर्सेस हमारी जो इंडियन नेवी है, अब उसमें कोई मशीनरी की ज़रूरत पड़ी या कुछ भी ज़रूरत पड़ा, तो भाई अब वहाँ पे कैसे उनको देंगे जहाज़, वो चीज़ कैसे देंगे, तो जो कंटेनर बनाया है इसमें वो चीज़ डाली जाएगी, वो चीज़ भरी जाएगी, और इसको हवा से मतलब ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाएगा और वो लोग कलेक्ट कर देंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये एक ऐसा कंटेनर बनाया गया है जिसमें कोई भी चीज़ आप भर देंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे उसको जहाँ पे भी गिरा दो। ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है जो कि डीआरडीओ ने बनाई है, और सहायक एनजी के नाम से बनाई है। ये आप देख सकते हो, सहायक एनजी कंटेनर टेक्स मैदान फ्लाइट ट्रायल फर्स्ट। इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। सहायक एनजी 50 किलोग्राम तक का पे लोड ले जा सकता है, मतलब ये 50 केजी तक का वेट ले सकता है। इसे भारी विमानों से गिराया जा सकता है, और ये जीपीएस सक्षम है, मतलब कहीं पे भी अगर गिरेगा तो इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, इसके अंदर जीपीएस लगा है।
सबसे अच्छी खासियत है इसके साथ। सहायक एम के फर्स्ट एक का उन्नत संस्करण है। सहायक एनजी कंटेनर्स पूरी तरह से पानी से तंग है, ठीक है। इन्हें जल प्रवेश के लिए झटके झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मतलब अगर देखिए समुद्र है वो बहुत तेजी तेजी वहाँ पानी का भाव होता है, तो वो सब झटके ये झेल सकता है आसानी से, ठीक है। ये इसकी कुछ खास खासियत हैं। तो और नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ निकल के आती है कि नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी क्लाउड स्टोरेज डिजी बॉक्स जारी किया। अभी हम लोग पढ़ते थे गूगल ड्राइव, जिसमें हम लोग अपना कोई भी स्टोरेज जो है वो सेव कर सकते थे। तो इसी तरह से नीति आयोग ने अभी अपना डिजी बॉक्स करके एक जो क्लाउड स्टोरेज है वो शुरू किया है। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें आप बिना अकाउंट के 2.5 GB तक का स्पेस ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस लेना है तो उसके लिए आपको अलग से प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेड इन इंडिया है। आप ये बोल सकते हैं कि भारत का जो डेटा है वो भारत में ही सेव हो रहा है, क्योंकि कंपनीज क्या होती हैं, जैसे गूगल हो गई। अब गूगल ने क्या दिया आपको, ड्राइव दिया है गूगल ड्राइव। तो उसका डेटा अगर आप उसमें कुछ भी अपलोड करना है तो वो कहाँ जा रहा है, गूगल के सेंटर्स पे ही तो अपलोड होगा। गूगल के सेंटर्स कहाँ हैं, बाहर हैं। तो इससे आपका डेटा बाहर जाने की वो है, तो इसलिए नीति आयोग ने इसमें कंप्लीट किया। हाल ही में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के जोंग जांग शान शान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। ये जोंग शान शान मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वो मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े वो बन गए हैं अरबपति, लेकिन उनको पछाड़ के ये आ गए हैं। ये करते क्या हैं, तो ये इनके पास पानी का काम है, पानी का काम करते हैं। और ये अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, दवाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी है। तो इसलिए इनको क्या है, इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये मुकेश अंबानी जी को पीछे करके ये आ गए हैं टॉप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय नौसैनिक जहाज INS किल्तान मिशन सागर 3 के तहत मानवीय सहायता के लिए कंबोडिया पहुंचा है। देखिए कंबोडिया में बाढ़ आई हुई है, तो भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप पूछता है कि कंबोडिया में किस मिशन के तहत भेजा गया था, तो मिशन सागर 3 के तहत भेजा गया था सहायता के लिए। और किसे भेजा गया था, तो INS किल्तान को भेजा गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकोट शहर में नए एम्स के लिए आधारशिला रखी। तो नए एम्स में अगर पूछा जाए करंट में, तो ये गुजरात के अंदर हुई, राजकोट में, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। फ्रांस के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन की 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि ये डेथ की न्यूज़ है। और आपको इस समय पता होगा कि क्वेश्चन आंसर कुछ डेथ से रिलेटेड, कि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई कहाँ से है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपसे हाल ही पूछा जाए कि हाल ही में किस फैशन डिजाइनर की मृत्यु हुई, और ऑप्शन देगा तो पियरे कार्डिन, अगर उसमें ऑप्शन होगा तो टिक कर दीजिएगा। और पियरे कार्डिन की मृत्यु हुई या किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, तो ये फैशन डिजाइनर थे। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की सारी न्यूज़ यहीं पे समाप्त होती हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस था, यानी ग्लोबल फैमिली डे था। सॉरी कि मैं आपको सही से जो है वो पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ अभी भी कंटिन्यू। और ठीक है, तो आप तब तक रिवाइज करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाने की अच्छे से पढ़ाने की और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और हमारी NTPC की एनालिसिस देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।